हेलो एवरीवन। आज का वीडियो शुरू करने के पहले मैं स्वरचित कुछ पंक्ति आपके समक्ष पेश करना चाहती हूँ, जो कुछ इस प्रकार है। तू शब्दों का तीरंदाज सही, भावों की सारंग हूँ मैं। तू शब्दों का तीरंदाज सही, भावों की सारंग हूँ मैं। तू कस्तूरी ढूंढे मुझ में, मैं वन वन खाक फिरूँ। शब्दों की तेरे थाह नहीं, मैं भावों में कलनाद करूँ। तू शब्दों का तीरंदाज सही, भावों की सारंग हूँ मैं। शब्द और भाव, इन्हें एक दूसरे से पृथक करना अत्यंत कठिन है। शब्दों का अस्तित्व भावों से होता है। कोरे शब्दों के कोई मायने नहीं होते हैं जब तक उनमें भाव ना भरे जाएं, और भावों को प्रदर्शित करने के लिए हमें शब्दों की आवश्यकता होती है। मैं किरण अपने YouTube चैनल साहित्यिक सोष्ठियों में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज मैं कक्षा 7 की पाठ्यपुस्तक वसंत भाग द्वितीय का पाठ नंबर 2, जिसका नाम है दादी माँ, लेकर उपस्थित हुई हूँ। दादी माँ पाठ हिंदी साहित्य की विधा कहानी संबंधित है। दादी माँ पाठ के लेखक का नाम है शिव प्रसाद सिंह। यहाँ पर लेखक अपनी दादी से जुड़ी हुई यादें हमारे साथ साझा करता है। वो अपने दादी की सुंदर सुंदर चारित्रिक विशेषताएं, उनका सुंदर व्यक्तित्व सुंदर शब्दों के माध्यम से हमारे सामने चित्रित कर रहा है। तो चलिए आज का पाठ शुरू करते हैं। पाठ शुरू करने के पहले ये जानना आवश्यक है कि इस पाठ में आंचलिकता की अधिकता है, अर्थात देशज शब्दों का प्रयोग किया गया है। इसमें हिंदी, माह, हिंदू संस्कृति, सभ्यता एवं रीति रिवाजों का भी चित्रण हमें मिलता है। चलो पाठ शुरू करते हैं आज का। दादी माँ। कमजोरी ही है अपनी, पर सच तो यह है कि जरा सी कठिनाई पड़ते बीसों गर्मी, बरसात और वसंत देखने के बाद भी मेरा मन सदा नहीं तो प्रायः अनमना सा हो जाता है। लेखक कह रहा है कि मेरी कमज़ोरी ही है, आप इसको मेरी कमज़ोरी कह सकते हैं, कि जरा सी कठिनाई अर्थात थोड़ी सी मुश्किल आते ही बीसों गर्मी और बरसात वसंत, मतलब इससे पता चलता है कि जो लेखक है वो उसकी उम्र लगभग 20 साल ऊपर है। तो कह रहा है कि मैंने अभी तक अपने जीवन में 20 साल बिता दिए, जिसमें गर्मी, वर्षा तथा वसंत सभी ऋतुएं देखी, फिर भी हमेशा नहीं लेकिन कभी कभी मेरा मन उदास और अर्थात खिन्न, अनमना सा हो जाता है। मेरे शुभ चिंतक मित्र, शुभ चिंतक, शुभ मतलब अच्छा, चिंतक मतलब सोचने वाले, कैसे दोस्त जो मेरा अच्छा सोचते हैं, मुंह पर मुझे प्रसन्न करने के लिए आने वाली छुट्टियों की सूचना देते हैं और पीठ पीछे मुझे कमज़ोर और जरा सी प्रतिकूलता से घबराने वाला कहकर मेरा मजाक उड़ाते हैं। लेखक कह रहा है कि मेरे दोस्त मेरे मुंह पे तो मैं जब भी परेशान होता हूँ मुझे कहते हैं चल अब तो छुट्टी आने वाली है। उन छुट्टियों की बात सुनकर मैं खुश हो जाता हूँ, लेकिन जैसे ही मैं वहाँ से जाता हूँ तो मेरे पीठ पीछे वो कहते हैं कि मैं कमज़ोर हूँ और थोड़ी सी भी प्रतिकूलता अर्थात थोड़ा सा भी जो जीवन में उतार चढ़ाव आता है या मुश्किल वक्त आता है तो मैं घबरा जाता हूँ, और इस बात के लिए वो लेखक का मजाक उड़ाते हैं। मैं सोचता हूँ अच्छा अब कभी उन बातों को न सोचूंगा, ठीक है जाने दो, सोचने से होता ही क्या है। लेखक कह रहा है कि मेरा व्यवहार, मेरा व्यक्तित्व ऐसा है कि मैं छोटी छोटी बातों पर घबरा जाता हूँ और परेशान हो जाता हूँ, लेकिन जब उसके दोस्त उसका मजाक उड़ाते तो वो सोचता है कि अब मैं इन छोटी छोटी बातों को ना सोचूंगा, क्योंकि सोचने से होता ही क्या है। पर बरबस मेरी आंखों के सामने शरद की शीत किरणों के समान स्वच्छ शीतल किसी की धुंधली छाया ना चुभती है। वो कहता है कि मैं, लेखक अब बता रहा है कि वो खिन्न क्यों हो जाता है, वो उदास क्यों हो जाता है, क्योंकि उसकी यादों से जुड़ा हुआ कोई एक व्यक्ति है जिसको उसने खोया है, कोई अपना जिसको याद करके वो बार बार उदास हो जाता है। शरद ऋतु है एक, जो कि सर्दी के, वर्षा ऋतु के बाद और सर्दी के आने के पहले का समय है, कह सकते हो आप। अभी का जो समय चल रहा है
जिसमें हल्की हल्की गुलाबी सर्दी पड़ती है और बरसात खत्म हो चुकी होती है। तो ऐसे शरद ऋतु में शीत किरणों मतलब ठंडी ठंडी किरणों के समान जो स्वच्छ है, बिल्कुल साफ सुथरा, शीतल, ठंडक महसूस करने वाला किसी धुंधली सी छाया, धुंधली मतलब जो बिल्कुल साफ नहीं है, छाया नाच उठती है। मुझे लगता है जैसे क्वार के दिन आ गए। क्वार, ठीक है, यह हमारे हिंदू कैलेंडर के अनुसार आश्विन माह को हमारे देसी भाषा के शब्दों में हम कहते हैं क्वार। हमारे हिंदू कैलेंडर में भी अंग्रेजी कैलेंडर की भांति 12 महीने जो कुछ इस प्रकार है: चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पोष, माघ और फाल्गुन। तो आश्विन का जो महीना, अर्थात मैं कहूँ कि अभी का जो समय चल रहा है, सितंबर से लेके अक्टूबर, बीच सितंबर से लेकर बीच अक्टूबर तक का जो समय है वो आश्विन महीना चल रहा है। मेरे गांव के चारों ओर पानी ही पानी हिलोरे ले रहा है। वो कह रहा है कि भाई अभी अभी बरसात खत्म हुई है तो नदी तालाब जितने भी है वो सारे पानी से भरे हुए हैं। दूर के सिवान से बहकर आए हुए मोथा और साई की अधगली घासें, घेवर और बन प्याज की जड़ें और नाना प्रकार की बरसाती घासों के बीच सूरज की गर्मी में खोलते हुए पानी में सड़कर एक विचित्र गंध छोड़ रहे कि बरसात के दिनों में अलग अलग जगह से, दूर दराज के क्षेत्रों से जो मोथा, साई आदि अधगली, इनकी जो घासें, घेवर और बन प्याज की जो जड़ें, मतलब कितने ही प्रकार के जो जंगली घासें हैं और पौधे हैं, उनके जो कि पानी के खातिर जिनकी जड़ें उखड़ गई है और वो उस पानी में बहते बहते आ गई है, तो कह रहे कि ऐसी कितनी ही अधगली घासें और घेवर बन प्याज की जड़ें, नाना प्रकार की बरसाती घासों के बीज अब उस पानी में है। और अब गर्मी भी इतनी ज़्यादा हो रही है कि वो दिन भर में वो पानी बहुत गर्म हो जाता है, जिसके खातिर वो घास वगैरह सब सड़ कर उस पानी में एक विचित्र प्रकार की गंध, मतलब स्मेल पैदा कर रही है। रास्तों में कीचड़ सूख गया है क्योंकि बारिश खत्म हो चुकी है आश्विन के महीने के खातिर, और गर्मी, हल्की सी दिन में गर्मी पड़ती है जिसके खातिर जितना भी कीचड़ हुआ था वो सब कीचड़ खत्म हो चुका है। और गांवों के लड़के किनारों पर झाग भरे जलाशयों में धमाके से कूद रहे हैं। अब सारे गांव किनारे जितने भी जलाशय है, जलाशय मतलब वही पानी के स्रोत, जल स्रोत, जैसे तालाब हो, बावड़ी हो, तो इत्यादि में बहुत सारा पानी भरा हो, लेकिन वो पानी के साथ झाग भरा, क्योंकि उस पानी में बारिश के पानी के साथ साथ घास इत्यादि जो दूसरी भी चीज़ें हैं वो भी तैर कर आई है, जिसके खातिर वो जलाशय का पानी झाग भरा हो रहा है। अपने अपने मौसम की अपनी अपनी बातें होती है, हर मौसम की अपनी एक विशेषता होती है। आषाढ़ में आम और जामुन न मिले, चिंता नहीं। अगहन में चिवड़ा और गुड़ न मिले, दुख नहीं। चैत के दिनों में लाई के साथ गुड़ की पट्टी न मिले, अफसोस नहीं। पर क्वार के दिनों में इस गंधपूर्ण झाग भरे जल में कूदना न हो तो बड़ा बुरा मालूम होता है। लेकिन कह रहा है कि भाई आषाढ़ के मौसम में अगर आम नहीं खाने मिले, जामुन नहीं खाने मिले तो ठीक है, समझ में आता है, कोई बात नहीं। अगहन, यहाँ पर क्या, अगहन के महीने में हमें चिवड़ा और गुड़ न मिले तो भी दुख नहीं है। चैत्र अर्थात चैत्र के मौसम में, महीने में अगर लाई के साथ गुड़ ना मिले, गुड़ पट्टी ना मिले तो भी कोई अफसोस नहीं। लेकिन क्वार के दिनों में, मतलब आश्विन के दिनों में अगर इस गंधपूर्ण झाग भरे जल में कूदना ना हो तो बहुत बुरा लगता है। कहता है कि इस मौसम की तो एक खास बात होती है कि दिन भर गर्मी होती है, तो इस गर्मी को दूर करने के लिए जो गाँव भर के बच्चे होते हैं वो उस जलाशय में कूदते हैं और नहाते हैं। मैं भीतर हुड़क रहा था, लेखक कह रहा है मुझे भीतर ही भीतर तड़प महसूस हो रही थी कि मुझे क्यों उस पानी में कूदने नहीं मिल रहा है। 2-1 दिन ही तो कूद सका था, नहा धोकर बीमार हो गया। लेखक कह रहा है मैं भी उन बाकी बच्चों की तरह गाँव के, मैं भी उन जो जलाशय थे उसमें बार बार कूद करके नहाता था, लेकिन 1-2 दिन ही नहाया था, कितने में मैं बीमार पड़ गया। हल्की बीमारी न जाने क्यों मुझे अच्छी लगती है। लेखक कहता है कि मुझे हल्की हल्की बीमारी होती है तो मुझे अच्छा लगता है। थोड़ा सा बीमार होते ही क्या होता है, घर वालों का बहुत प्रेम मिलने लगता है, सब अपने ऊपर ध्यान देते हैं तो बच्चों को अच्छा लगता है। कहता है कि मुझे हल्का सा बुखार आता है तो मुझे अच्छा लगता है। थोड़ा थोड़ा ज्वर हो, ज्वर मतलब वही बुखार, सर में साधारण सा दर्द, थोड़ा सा सिर दर्द और खाने के लिए दिन भर नींबू और साबु। लेकिन इस बार ऐसी चीज़ नहीं थी। ज्वर जो चढ़ा तो चढ़ता ही गया, रजाई पर रजाई, और उतरा रात 12 बजे के बाद। लेखक कह रहा है लेकिन इस बार मुझे जो ज्वर हुआ तो वो इतना खतरनाक हुआ कि मुझे बहुत ज़्यादा बुखार चढ़ा और जो बुखार उतरने का नाम ही नहीं ले रहा था।
दिन में मैं चादर लपेटे सोया था, कि दिन भर मैं चादर ओढ़कर सोया। दादी माँ आई, शायद नहाकर आई थी उसी झाग वाले जल में। कि वो कहता है कितने में मुझे देखने के लिए, मेरी तबीयत कैसी है देखने के लिए दादी माँ आई, और ऐसा लग रहा था शायद उसी जलाशय में, झाग भरे जल में वो नहा के आई थी। पतले दुबले स्नेह सने शरीर पर सफ़ेद किनारीहीन धोती, सन से सफ़ेद बालों के सिरों पर सद्य टपके हुए जल की शीतलता। और दादी माँ को देखकर पता चल रहा है वो भी तुरंत नहा के आई है। उनका शरीर के साथ बिल्कुल पतला दुबला, स्नेह सने मतलब प्रेममय, उनका एकदम प्रेम झलकता था उनके शरीर को देखकर, जिस पर उन्होंने सफ़ेद किनारीहीन मतलब जो बॉर्डर नहीं हो ऐसी धोती, बिल्कुल प्लेन धोती पहन रखी थी। और उनके बाल भी कैसे हो गए थे, बिल्कुल सफ़ेद हो गए थे। और उन सफ़ेद बालों से अभी जो कि नहा के आई थी तो बालों में भी पानी था, सद्य मतलब इसी समय, उस समय अभी अभी ऐसा सद्य नाता कहते हैं कि जो अभी नहा के तुरंत आया हो, तो उनके बालों के जो सिर है, जड़ थे, उनसे पानी टपक रहा था। आते ही उन्होंने सर और पेट छुए, जैसे वो आते लेखक के सर पे और पेट पर हाथ रख के छूती है। आंचल की गांठ खोल किसी अदृश्य शक्तिधारी के चबूतरे की मिट्टी मुंह में डाली और माथे पर लगाई। उनके आंचल में, उनके वो साड़ी में वो एक गांठ लगा कर क्या लेके आते, किसी अदृश्य शक्तिधारी मतलब कोई हमारी आस्था होती है ना, किसी चबूतरे पर कोई भगवान की मूर्ति होगी, वहाँ से वो कुछ मिट्टी ले गई थी और उस मिट्टी को उन्होंने लेखक के मुंह में डाली और थोड़ी सी माथे पर भी लगा दी। दिन रात चारपाई के पास बैठी रहती, कभी पंखा जलती, कभी जलते हुए हाथ पैर कपड़े से सहलाती, सर पर दालचीनी का लेप करती और 20 बार छू छू कर जर का अनुमान करती। अब जब तक लेखक ठीक नहीं हुआ तब तक कह रहा है कि दादी माँ मेरे पास ही बैठी रहती, कभी तो पंखा जलती मतलब पंखे से हवा करती, कभी कभी मेरे हाथ पैरों पर कपड़े से सहलाती और कभी मेरे सिर पर दालचीनी का लेप करती। बार बार वो मुझे छूती और कितना बुखार भी है शेष है उसका अनुमान करती। हांडी में पानी आया कि नहीं, उसे पीपल की छाल से छोका कि नहीं, खिचड़ी में मूंग की दाल एकदम मिल तो गई है, कोई बीमार के घर में सीधे बाहर से आकर तो नहीं चला गया, आदि लाखों प्रश्न पूछ पूछ कर घर वालों को परेशान कर देती। दादी माँ दिन भर अनेकों प्रकार की बातें पूछ पूछ के घर वालों को भी परेशान करती। दादी माँ को गवई गावों की 50 किस्म की दवाओं के नाम याद थे, कि दादी माँ को चिकित्सा विज्ञान का भी ज्ञान था, उनको बहुत सारी दवाओं के नाम याद थे। गांव में कोई बीमार होता उसके पास पहुंचती और वहां भी वही काम, कि उनके गांव में कोई भी बीमार होता तो दादी माँ उसके पास जाके उसको ठीक करने का काम करती, हाथ छूना, माथा छूना, पेट छूना। फिर भूत से लेकर मलेरिया, सरसाम, निमोनिया तक का अनुमान विश्वास के साथ सुनाती, कि वो भूत, किसी को भूत लग गया ऐसा कहते हैं ना, वो भी, और दूसरे प्रकार की मलेरिया और निमोनिया इत्यादि बीमारियों का भी वो इलाज करती थी। महामारी और विषुचिका, विषुचिका मतलब संक्रामक रोग जो छूने से फैलते हैं, जैसे कि हैजा, चेचक इत्यादि जो रोग हैं, उनके दिनों में जब ये महामारियाँ फैल गई थी हमारे देश में, जब हैजा, प्लेग इत्यादि बहुत सारी महामारियाँ फैली थी, उन दिनों में रोज सवेरे उठकर स्नान के बाद लवंग और गुड़ मिश्रित जलधार, गुग्गल और धूप। अब वो क्या करती, जिन दिनों हमारे गांव में मतलब लेखक कह रहा है जिन दिनों देश में महामारी और संक्रामक रोग बहुत फैल रहे थे, तब वो क्या करती, लवंग और गुड़ मिश्रित जल की धारा, गुग्गल और धूप इत्यादि से पूरे घर को उन सबको मिलाकर स्नान करती और पूरे घर में उन चीज़ों को फैलाती, गुग्गल धूप की पूरे घर में अच्छे से वो धूप फैलाती। सफाई कोई उनसे सीख ले, बहुत सफाई पसंद थी वो। दवा में देरी होती, मिश्री या शहद खत्म हो जाता, चादर या गिलाफ नहीं बदले जाते, गिलाफ मतलब तकिए के जो खोल होते, कवर होते, उनको गिलाफ कहते हैं, तो वे पागल हो जाती। अब दादी माँ समय की भी पाबंद थी, ठीक है, उनको हर चीज़ समय पर और साफ सुथरी पसंद थी। बुखार तो मुझे अब भी आता है, नौकर पानी दे जाता है, मैस महाराज अपने मन से पकाकर खिचड़ी या साबू। लेखक कह रहा है कि अब मैं बड़ा हो गया हूँ, आज भी मैं बीमार होता हूँ तो नौकर वोकर है घर में जो कि पानी दे जाते हैं और ध्यान रखते हैं खाने पानी का। डॉक्टर साहब आकर नाड़ी देख जाते हैं और कुनेन मिक्सचर की शीशी की तिताई के डर से बुखार भाग भी जाता है। डॉक्टर आता है, नाड़ी वाड़ी देख जाता है, और कुनेन मिक्सचर, कुनेन एक प्रकार की दवा होती है जो कि हमारे खेतों में भी मिल जाती है ना, वो बहुत कड़वी होती है लेकिन उससे बुखार बिल्कुल जड़ से खत्म हो जाता है। मतलब कुनेन से मिली हुई जो शीशी दवाई होती थी, तिताई मतलब वो इतनी कड़वी होती थी कि उसके डर से ही बुखार भाग जाता था। पर न जाने क्यों ऐसे बुखार बुलाने का जी नहीं होता, कि बचपन में तो मुझे अच्छा लगता था कि मैं बीमार रहूं, लेकिन अब जब से मैं बड़ा हुआ मेरा मन नहीं करता।
किशन भैया की शादी ठीक हुई मतलब फिक्स हो गई, है ना, कि तय हो गई। अब लेखक अपने बड़े भाई की, जिसका नाम था किशन, उसकी शादी का प्रसंग हमें सुना रहा है। दादी माँ के उत्साह और आनंद का क्या कहना, दिन भर गायब रहती, सारा घर जैसे उन्होंने सर पर उठा लिया हो। वो कह रहा है दादी माँ तो उनकी शादी से इतनी खुश थी कि उन्होंने पूरा घर सर पर उठा लिया, मतलब शोर मचा रखा था, ये काम करो वो काम करो, सबको वो बार बार आदेश निर्देश देती रहती। पड़ोसी ने आती, और गाँवों में जब भी किसी के घर पे शादी होती है तो आस पड़ोस के लोग हमेशा मदद करते हैं, वहाँ सब मिलजुल कर काम करते हैं। दिन भर बहुत बुलाने पर दादी माँ आती, और फिर दादी माँ बहुत सारे लोग बार बार बुलाते तब आती। बहन बुरा न मानना, और वो क्या कहती कि है बहन बुरा मत मानना, कार पराजन का घर ठहरा, परोजन का, तो परोजन मतलब कार्य प्रयोजन, कि ये जो घर है वो तो शादी ब्याह का घर है, यहाँ पर तो ये प्रयोजन है, शुभ मुहूर्त है, शुभ काम चल रहा है। एक काम अपने हाथ से न करूँ तो होने वाला नहीं, कि मैं जब तक काम नहीं करूँ तब तक ये शादी का कोई काम नहीं हो सकता। जानने को यूँ सभी जानते थे कि दादी माँ कुछ करती नहीं है, पर किसी काम में उनकी अनुपस्थिति वस्तुतः विलंब का कारण बन जाती। अब दादी माँ काम तो कुछ नहीं करती, लेकिन उन्हें पूछे बिना कोई दूसरा काम भी नहीं करता था, मतलब वो सभी को दिशा निर्देश देती थी। उन्हीं दिनों की बात है, एक दिन दोपहर को मैं घर लौटा। लेखक कह रहा है कि मैं कहीं बाहर गया हुआ था और वहाँ से घर लौटा। बाहरी निकसार में मतलब निकास, घर में जहाँ से अपन एंट्री होती है और जहाँ से अपन बाहर निकलते हैं, कि घर का जो मुख्य द्वार है निकास स्थान है, मैं दादी माँ किसी पर बिगड़ रही थी, मतलब गुस्सा कर रही थी। देखा पास के कोने में दुबकी रामी की चाची खड़ी, इतने में लेखक देखा पास में कोने में रामी की चाची, रामी कोई लड़की है जिसकी चाची खड़ी है, जिनका नाम था धन्नो। दादी माँ उससे कहती है सो न होगा धन्नो, रुपये मैं सूद के आज दे दे, तेरी आंख में तो शर्म है नहीं, मांगने के समय कैसी आई थी, पैरों पर नाक रगड़ती फिरी, किसी ने एक पाई भी न दी, अब लगी आजकल करने फसल में दूंगी, अब क्या तेरी खातिर दूसरी फसल कटेगी। इस तरीके से दादी माँ चिल्लाती, कहती कि भाई तू तो कह रही थी फसल कट्टे में दे दूंगी, अब तू जल्दी से आ, रुपये ब्याज सूद समेत मतलब ब्याज सहित मुझे दे दे, अब तो तेरी आंखों में शर्म ही नहीं है, जब लेने आना पड़ता है पैसे तब तो तू कैसे गिड़गिड़ा रही थी, नाक रगड़ रही थी, बिल्कुल विनम्रता के साथ आई, और अब तुझे देने की पड़ी नहीं है। धन्नो कहती है दूंगी मालकिन, रामी की चाची रोती हुई दोनों हाथों से आंचल पकड़े दादी माँ के पैरों की ओर झुकी। वो उनके पैरों की तरफ गिर कर कहती है बिटिया की शादी है, आप न दया करेंगी तो उस बेचारी का निस्तार कैसे होगा। निस्तार मतलब उद्धार, उसकी शादी कैसे होगी अगर आप दया नहीं करेंगी तो। हट हट, अभी नहा के आई हूँ। दादी माँ पीछे हट गई। अब दादी माँ बोली मैं तो अभी नहा के आई, तू छू के मुझे अपवित्र कर देगी, इसलिए दादी माँ उससे दूर हो जाती है। जाने दो दादी, मैंने इस अप्रिय प्रसंग को हटाने की गरज से कहा, बेचारी गरीब है, दे देगी कभी। अब लेखक बीच में कहता उसकी दादी को समझाने के लिए कि दे देगी, अभी जाने दो, चल चल, चला है समझाने। अब दादी तो इनको बच्चे को भी डांट के कहती है कि भाई तू बड़ा समझाने आया, चल यहाँ से। मैं चुपके से आंगन की ओर चला गया। जैसे डांट सुनी कि लेखक तो आंगन की तरफ घर में चला गया। कई दिन बीत गए, मैं इस प्रसंग को एकदम भूल सा गया। लेखक कह रहा मैं तो ये बात बिल्कुल भूल गया था। एक दिन रास्ते में रामी की चाची मिली। वह दादी को पूतो फलो दूधो नहाओ का आशीर्वाद दे रही थी। रामी की चाची दादी को क्या आशीर्वाद दे रही? दूधो पूतो फलो दूधो नहाओ के, दूधो नहाओ पूतो फलो मतलब दूध से नहाओ और बहुत सारे पुत्र, मतलब परिवार में बहुत सारा धन धान्य समृद्धि हो, परिवार अच्छे से फले फूले। मैंने पूछा क्या बात है धन्नो चाची, तो विह्वल होकर कहा उरीन हो गई बेटा, भगवान भला करे हमारी मालकिन का। वो कह रहा है कि भाई मालकिन हमारी बहुत ही अच्छी है, भगवान उनका भला करे। उरीन हो गई मतलब उऋण, मतलब मेरा तो ऋण ही चुक गया। कल ही आई थी, पीछे का सभी रुपया छोड़ दिया, ऊपर से 10 रुपये का नोट देकर बोली देखना धन्नो, जैसी तेरी बेटी वैसी मेरी, 10-5 के लिए हंसाए न हो। अब वो बता रही है कि खुश क्यों इतनी धन्नो, तो धन्नो चाची कह रही है कि भाई मालकिन कल आई थी, पहले का जितना रुपया था, जितना रुपया कर्ज था वो तो सारा छोड़ दिया, ऊपर से मुझे 10 रुपये का नोट भी दे गई और बोली कि धन्नो तेरे बेटी की शादी बहुत अच्छे से कराना, कि थोड़े से पैसों के लिए ऐसा नहीं हो कि जग हंसाई हो, मतलब लोग हंसे ऐसा कुछ भी मत होने देना, अच्छे से खर्च करना। देवता है बेटा, देवता ऐसे तो आना चाहिए देवी शब्द, लेकिन इससे पता चल रहा है कि जो धन्नो काकी है वो अनपढ़ है, इसलिए वो ऐसे कह रही है कि भाई दादी माँ कैसी है, देवता है, मतलब वो देवत्व गुणों से युक्त है, वो बहुत ही अच्छी है। उस रोज तो बहुत डांट रही थी। मैंने पूछा, अब लेखक कह रहा भाई ऐसी क्या, दादी भी अजीब है, उस दिन तो बहुत डांट रही थी। वह तो बड़े लोगों का काम है बाबू,
रुपया देकर डांटे भी न तो क्या लाभ। अब वो समझाती धन्नो कि भाई बड़े लोग ऐसे ही होते, वो डांटते हैं लेकिन वो हमसे प्रेम भी करते हैं। मैं मन ही मन इस तर्क पर बहुत हंसता हुआ आगे बढ़ गया। अब जब कहती है कि भाई बड़े लोग तो डांटते हैं, ये डांटे भी नहीं क्या यूँ, तो धन्नो की बात सुनकर इस तर्क पर लेखक को हंसी आ गई। किशन के विवाह के दिनों की बात है। विवाह के 4-5 रोज पहले से ही औरतें रात रात भर गीत गाती हैं। अब इसके बड़े भाई की शादी थी। वो कह रहे किशन की शादी के समय गाँवों में क्या होता है, शादी के बहुत दिनों पहले से ही लोग रोज रात को औरतें आती है, मिलकर गाने गाती है, मतलब गीत वगैरह गाती है। विवाह की रात को अभिनय भी होता है और शादी की रात को नाटक भी खेला जाता है। यह प्रायः एक ही कथा का हुआ करता है और उसका प्रसंग क्या होता है कि उसमें विवाह से लेकर पुत्रोत्पत्ति तक के सभी दृश्य दिखाए जाते हैं। कि शादी से लेकर के पुत्रोत्पत्ति, पुत्र धन उत्पत्ति, इसमें गुण संधि मतलब बच्चे के पैदा, शादी होती है, फिर घर गृहस्थी बसती है, फिर बच्चा होता है, इत्यादि सभी दृश्य दिखाए जाते हैं। सभी पार्ट औरतें ही करती है और इसमें दूल्हा दुल्हन और घर वाले सभी कौन बनती है, औरतें ही बनती है। मैं बीमार होने के कारण बारात में न जा सका। लेखक अपने भाई की शादी में नहीं जा सकता, क्यों? क्योंकि वो बीमार था। मेरा भाई राघव दालान में सो रहा था। वो कहता मेरा जो भाई है राघव, वो भी वहीं आंगन में ही सो रहा था। वह भी बारात जाने के बाद पहुंचा था। कि बारात जब चली गई थी उसके बाद पहुंचा था, तो उसको भी वहाँ पे सुला रखा था। औरतों ने इस पर आपत्ति की। औरतें कहती भाई ये तो बच्चा सोया, हम इसके सामने अभिनय कैसे करें, नाटक, ये देखेगा, हंसेगा। दादी माँ बिगड़ी। अब दादी माँ कहती है लड़के से क्या पर्दा, लड़के और ब्रह्मा का मन एक सा होता है। अब दादी माँ कहती भाई ये बच्चा ही तो, इससे क्या वो शर्म, बच्चा और ब्रह्मा जी का रूप होता है। मुझे भी पास ही एक चारपाई पर चादर उड़ाकर दादी माँ ने चुपके से सुला दिया था। बड़ी हंसी आ रही थी। सोचा कहीं जोर से हंस दूं तो भेद खुल जाए, बाहर निकाल किया जाऊंगा, पर भाभी की बात पर हंसी रुकी नहीं और भंडाफोड़ हो गया। लेखक कहता है मुझे तो इतनी हंसी आ रही थी, मैं को भी दादी ने जानबूझकर वहीं पर चादर ओढ़ाकर सुला दिया था, लेकिन मुझे भाभी की बात सुनकर इतनी हंसी आई कि सबको पता चल गया। भेद खुलना मुहावरा है जिसका अर्थ होता है रहस्य प्रकट होना, सबको पता चल जाना। इसके आगे का जो पाठ है वो हम कल पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। अभी तक का पाठ में जितने भी कठिन शब्दार्थ इत्यादि जो आए उनको आप अच्छे से देख लीजिए, उनको लिख लीजिए, और जो ग्रामीण शब्द है, जो देशज शब्द है, उनको लिख करके उनके आगे हिंदी भाषा के शब्दों को भी आप लिख दीजिए। बाकी पाठ पढ़ेंगे हम कल। धन्यवाद।